बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ जुगन काज़िम और आप देख रहे हैं रमज़ान एट होम। व्यूअर्स, आज आपसे बात करना चाहूँगी बड़ी एक सिंपल सी लेकिन एक ऐसी बात जिसके ऊपर हमें थोड़ी सी तवज्जो ज़रूर देनी चाहिए। हमें दूसरों के एफ़र्ट्स को, दूसरों की मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी पज़ीराई करनी चाहिए। मैंने नोटिस किया कि आजकल स्पेशली क्योंकि इतनी मसरूफ़ियत है लोगों की, अफरा तफरी है, मतलब डिफरेंट चीज़ों की तैयारियां चल रही हैं, मामलात, रमज़ान, तो हमारे इर्द गिर्द लोग जो हमारे लिए एफ़र्ट्स करते हैं, जो हमारे लिए मेहनत करते हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हों कि वो सहरी के वक्त उठ के हेल्प आउट करते हैं, चाहे हमारे घर का स्टाफ है जो इफ्तार के वक्त पूरी इफ्तारी का एहतमाम करता है साथ मिल के, चाहे हमारे काम में हमारे कॉलीग्स हों जो हमारी ज़िंदगी को आसान करते हैं, या फिर आप बॉस हैं और आपके अंडर काम करने वाले जो कॉलीग्स हैं, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैनेजर हैं या जनरल मैनेजर हैं और आपके अंडर जो टीम काम करती है, उनको थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देना और उनका थोड़ा सा हौसला अफजाई करना कौन सा इतना बड़ा काम है। सिंपल सी चीज़ है। आपने किसी को गुड जॉब कहना है, वेल डन कहना है, या कहना बेटा ये काम आपने बहुत अच्छा किया, या बच्चे शुक्रिया आपने मेरे काम में मेरी मदद की। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या मसला है। ईगो, जिसको मैं अक्सर फॉल्स ईगो कहती हूँ, झूठी अना का प्रॉब्लम है, आई डोंट नो। लेकिन व्यूअर्स, जिस तरह माफ़ी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता, उसी तरह किसी को अप्रिशिएट करने से आपकी इज़्ज़त कम नहीं होती, बल्कि आपकी इज़्ज़त अगले की नज़र में और बढ़ जाती है। और आपको क्या पता कि जिसको आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, या जिसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, या जिसकी आप थोड़ी हौसला अफजाई कर रहे हैं, वो किस कर्ब, किस मुश्किल, किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। शायद आपके मोहब्बत के दो अल्फाज उस इंसान को एक पॉजिटिव, एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में ले जाए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं व्यूअर्स जो हम कर सकते हैं लोगों को खुश करने के लिए और लोगों से दुआएं हासिल करने के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि हमने इस दुनिया से तो रुखसत हो जाना है, लेकिन साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लेके जाएंगे वो चीज़ें नहीं हैं, वो हमारे अमाल हैं और लोगों की दुआएं हैं। और मेरे प्यारे भाई जिनके साथ हमेशा मेरी दुआएं हैं, जिन्होंने पूरा रमज़ान साथ सपोर्ट की, ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे, मोहम्मद नुमान अरशद गौरी हमारे साथ हैं, ऑफिशियल नात ख्वाह हैं नेशनल असेंबली पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आज का टॉपिक चूज़ ही हमने अपनी गेस्ट ऑफ ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था। इतनी प्यारी, इतनी हम्बल पर्सनैलिटी जिसको अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त से नवाजा, इतनी जहानत से नवाजा, इतने खूबसूरत अल्फाज से नवाजा, जो हर किसी को अप्रिशिएट करती है और हर किसी की हौसला अफजाई करती है। पता नहीं रब ताला ने इनको स्पेसिफिकली इतना बड़ा दिल क्यों दिया है। वैसे तो हमारे मुल्क की मारूफ नॉवलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, फिल्म टीचर हैं, ड्रामा एंड फिल्म राइटर हैं, लेकिन मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त आमिना मुफ्ती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जुगन, बहुत शुक्रिया। और आपने जो अपनी गुफ्तगू कही, उसी गुफ्तगू के साथ आपने मुझे उसी तरह अप्रिशिएट किया। बड़ी नवाजिश आपकी। बट बात बड़ी सिंपल है आमना। हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें लगता है कि अगर हम किसी की हौसला अफजाई कर देंगे या किसी को कहेंगे ग्रेट जॉब, तो कहीं हमने जो जॉब की है वो कहीं ग्रेट ना रहे। क्या मसला है ये वही जो आपने बात कही, सारी मामला वही है जिसको आप कह रही हैं ना, फॉल्स ईगो। और ये कोई चीज़ नहीं है। असल में ह्यूमन बिहेवियर्स आर नॉन टेंजिबल, उनकी हम कोई तावील तो नहीं दे सकते, लेकिन बहरहाल ये हमारा कौमी मिजाज बन चुका है। और उसमें जितना भी हमें लगता है कि ये शख्स बेहतर काम कर रहा है, पहले तो हम यकीन ही नहीं करते कि ये कर रहा है, ये कैमरा ट्रिक है, हमें यकीन ही नहीं आता। उसके बाद जब हम तस्लीम करते हैं तो हम उसमें कहीं ना कहीं ख़ामी तलाश करते हैं, और उस ख़ामी तलाश करने में इनफैक्ट अपना बड़ापन, एक इनसिक्योरिटी महसूस होती है किसी दूसरे को
कुछ करते हुए देख के, ये हमारा कौमी मिजाज बदकिस्मती से बन चुका है। लेकिन आमना ये भी तो है, देखें आप ज़िंदगी को बहुत करीब से देखती हैं क्योंकि आप ज़िंदगी के बारे में लिखती हैं। बिल्कुल। तो आपका एनालिसिस और जिस लेवल पे आप नफ्सियात को समझती हैं बहुत कम इस लेवल पे समझ पाते हैं, और आपका सेंसिटिविटी लेवल जो है वो नेक्स्ट लेवल का है। राइटर का होना पड़ता है बिल्कुल ऐसे। टू राइट द वे यू राइट। एग्जैक्टली। तो मुझे जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा अफसोस होता है वो ये है कि हम देख रहे हैं कि कोई कुछ अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जैसे कि आपने कहा ना, नुक्स ढूंढते हैं। जैसे कि अगर बहू जो है सास के साथ बहुत अच्छी है तो लोग ये नहीं कहेंगे कि माशाल्लाह आपको कितनी अच्छी बहू मिली। सोच ये रहे होंगे ये क्यों इतनी चापलूसियाँ कर रही है। एग्जैक्टली। और बड़ी दफ़ा मैंने लोगों के मुंह से ऐसी बात सुनी है, हाँ हाँ अपने नंबर बना लो। ये मैंने आपको शुरू में भी अर्ज़ किया ना कि ये एक कौमी मिजाज बन चुका है। छोटा बच्चे कहते हैं ना गुंबद की आवाज़ होते हैं, जो वो गूंज सुनते हैं रवैयों की या आवाज़ की, तो वही वो बन जाते हैं। तो बचपन से जब आप ये चीज़ देखते हैं, आपने बड़े अच्छा पॉइंट आउट किया, घर एक बेसिक यूनिट है और वहाँ सास और बहू दो, एक समझ लीजिए कि एक आपका पहले जो वहाँ पे मौजूद है, जो अपनी तमाम सलाहियतें उम्र भर उस घर में काम करके दिखा चुकी है, स्टैब्लिश्ड है वो वहाँ पे, और एक नई लड़की आती है। तो उनके दरमियान अगर कॉमरेडरी कायम होने लगती है तो वो भी एक प्रॉब्लम आ रहा है। अब ये सब चीज़ें बच्चे देख रहे हैं, वो इन रवैयों को, लर्न बिहेवियर को लेके आगे चल रहे हैं। तो ये एक चेन रिएक्शन है दैट हैज़ टू बी स्टॉप्ड समवेयर। तो हो सकता है हमारी आज की इस गुफ्तगू से ही शायद किसी के कान में ये बात पड़े और ये रवैया किसी जगह पे कहीं पे रुक जाए। एक जुमला तारीफ़ का, एक जुमला अच्छाई का। भाई अच्छे को अच्छा मान लो और बुरे के बारे में कुछ ना कहो। मैं तो ये कहती हूँ, क्योंकि बात ये कि देखिए बुरे की जब आप बुराई करते हैं तो आप खुद बुरे बन जाते हैं। Exactly. तो वो आप ना करें। और अगर कोई इंसान अच्छा है, चलें आप उसकी तारीफ नहीं कर सकते तो कम से कम उसे ये तो तस्लीम कर ले कि वो इंसान अच्छा है। यही तो मसाइल है हमारी सोसाइटी। तस्लीम करना और मानना, ये दो बहुत बड़ी बड़ाइयाँ हैं और इनमें लगता कुछ भी नहीं। इसमें सिर्फ एक जुमला है कि आपने ये काम कह रहे कितना अच्छा किया, आप कितना अच्छा करेंगे, लेकिन ये कहना नहीं है। और ये ना कहने के पीछे वही मैंने कहा कि सदियों की नफ्सियात है, एक सदियों की इनसिक्योरिटीज़ हैं हमारे अंदर, वो सेंचुरी से चली आ रही हैं। और लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह से आपने बात की, और भी हमारे मेन स्ट्रीम पे भी, मीडिया पे भी, और सोशल मीडिया के ऊपर भी आहिस्ता आहिस्ता ये लोगों के अंदर ये रवैये, पहले तो एक दफ़ा हम वही जो हमने एक मॉब बिहेवियर माशरे में बना रखा है वो हमने सोशल मीडिया पे भी बनाया, वो हमने हर जगह बनाया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो गुबार छट के बेहतरी आएगी। अगली जनरेशन्स उम्मीद है कि ऐसी नहीं होंगी। लेकिन कभी आप भी बच्चों की जनरेशन का हिस्सा थी, कभी मैं भी थी। मैं अभी तो अब परसों भी की हूँ ही बात है, अभी परसों की ही बात है। लेकिन आमना मुफ्ती एज अ चाइल्ड कैसी थी? भाई मेरे ना दो रंग थे। ये पटाखा थी या फिर मैं होम्योपैथिक सा बच्चा जो नहीं, बैठे नहीं, होते हैं साइड? बिल्कुल होम्योपैथिक बच्चा नहीं थी। मतलब इतना खौफनाक बच्चा होता नहीं है। मेरे बचपन के वाक़यात जो हैं वो नागुफ्ते बे हैं, वो मैं बयान भी नहीं कर सकती हूँ कि मुझे खुद, मैं सोचती हूँ कि क्या प्रॉब्लम क्या था, मुझे मतलब मसला क्या था क्या वैसे मसला था क्या। तो वो इतना वाइब्रेंट बचपन, लेकिन टीन्स मेरी वैसी नहीं थी, बट बचपन जो था ना, वाइब्रेंट बताओ ना, कैसे वाइब्रेंट था? भाई देखिए जैसे कि मैं हर वक्त किसी ना किसी पंगे में मुब्तला थी। बहुत पंगे, हमसायों के साथ कभी लड़ाई, मतलब कभी हमसायों के बेटे के साथ लड़ाई, और वो हमारी वॉर होती थी। और फिर हमारा एक ग्रुप था, हमारा नेबर फरहान और मेरा भाई असद, और हम तीनों निकल पड़ते थे, ठीक है ना। तो हम मोहल्ले के या उस एरिया के वो बेसिकली जो तंग करने वाले गुंडा बच्चा, गुंडा कह रहे नहीं चाहती, बट थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग माय गुंडानेस। बट वही वाली बात है ना, हम ऐसे थे। तो आपका वाइब्रेंट कैसा था? अच्छा, मेरा जो बचपन था, क्योंकि हम 8 बहन भाई, एक घर, और हाउ मेनी ब्रदर्स, हाउ मेनी सिस्टर्स? एक भाई और 7 बहनें। माशाल्लाह। तो अब आप ये सोच लें कि आधी क्रिकेट टीम तो हमने घर में रखी हुई थी। अमेजिंग। और एम्पायर्स जो थे वो बिल्कुल गैर जानिबदार थे। आप किधर प्लेस हुई, कहीं बीच में? भाई मैं 12वां खिलाड़ी थी जो अपनी अकेला वन मैन आर्मी था। अच्छा, प्रॉब्लम ये थी, इतने सारे बहन भाई, मतलब मैं अब बड़े बहन भाई को कहती हूँ कि आप तो उस वक्त के हैं जिस वक्त पूरा पाकिस्तान होता था, मैं तो बाद की हूँ। मतलब हमारे दरमियान तारीख बदल गई।
बड़े भाई मुझसे 18-19 साल बड़े हैं। तो हम 2 जनरेशन्स थी जो वहाँ पे उस एक घर में रह रही थी। अच्छा, फिर घर भी हमारा ना ये नॉर्मल शहरी घर नहीं था और ना वो देहाती घर था हमारा। अच्छा, अब आज फार्म हाउस का नाम लूँ तो वो हमारे जहन में वो फार्म हाउसेस आ जाते हैं जो यहाँ मखसूस मकामात पे बने हुए। ये वो फार्म हाउसेस, एक वर्किंग फार्म था और हमारे अब्बा बड़े इनकलाबी थे। उनका ये ख्याल था पाकिस्तान बनने के बाद कि सारा पाकिस्तान तरक्की करेगा, हर कोने में जाके बैठेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो उन्होंने जहाँ उनको ज़मीन अलॉट हुई वहाँ उन्होंने एक घर बनाया और वहाँ पे अपने जो फार्म वर्कर्स थे उनके साथ, वो एक छोटी सी एक ऐसी आबादी थी, एक ऐसी दुनिया थी जहाँ, वरना गांव में तो और लोग भी रह रहे होते हैं ना, वो एक अलग जगह थी। अच्छा, अब कितनी को बड़ी थी? मतलब जितनी उनकी जगह होगी, लैंड होल्डिंग बाहर तो उनकी थी, लेकिन वो एक हमारा अच्छा बड़ा घर जैसे होता है फार्म्स पे, खुला बड़ा घर, लॉन शॉन, बाग, जानवर, परिंदे, पौधे। अब उनमें एक मैं थी और मेरी तन्हाई थी और 7 बहन भाई थे और कोई कज़न हमारा आ जाया करता था बेचारा कहीं से ना, धक्के खाता, पता नहीं क्यों आ जाता था। फिर वो कज़न होता था और मैं होती थी और वो बेचारे, क्योंकि भाई बड़ा एक भाई था, वो 6 बहनों का भाई बनता था, तो जो आया हुआ कज़न होता था वो फिर मुझे प्रॉक्सी भाई बनाना पड़ता था। और फिर यही जो आपने कहा, मुझे चाहिए होता था वो इन सब बहनों के ख़िलाफ़ साजिशों में मेरा साथी हो। और भाई, और क्या उसने उन साजिशों में साथ दिया आमना मुफ्ती का? भरपूर अंदाज से। ये दुख जो है ना, ये मैं अब आपको क्या बताऊं कि सारे के सारे ट्रेटर्स होते थे, क्योंकि मेरी बहनें मुझसे काफ़ी बड़ी थी, तो कुछ दिन तक तो साथ देती थी, फिर उसके बाद दिल था ना वो बदल जाया करता था, वो फिर उनके साथ मिल जाते थे। जरा मुझे एड्रेस दीजिएगा अपने कजन का, हम जाके अंडे मारेंगे। दोनों बहनें बचपन में अंडे मारे कभी किसी के घर? वो एक कज़न नहीं थे, वो बहुत से कज़न थे जो रूप बदल के आते थे। तो ये बड़ा दुख था मेरी ज़िंदगी में। दूसरा एक बहुत बड़ा दुख ये था कि टीवी पे एक कार्टून आया करता था 4:35 पे, टॉम एंड जेरी? नहीं भाई, डेंजर माउस। और वो डेंजर माउस, डेंजर माउस। आप अंदाज़ा लगाए उस बच्चे के दुख का कि 4:38 पे वो कार्टून ख़त्म हो जाता था। आई लव डेंजर माउस। सिर्फ 2 मिनट का कार्टून, तो सिर्फ 2 मिनट का ही होता था। तो ये दुख थे हमारे बचपन के, आपके मेरे मुश्तरका दुख है ये। तो अब इन सारे दुखों के साथ वो एक फार्म था, बहुत से जानवर थे, चंद अजनबी कज़न्स थे, बड़े थे हमारे, बुज़ुर्ग भी हमारे यहाँ रहते थे, तो हम लोग बहुत भयानक शैतानियाँ करते थे जैसे आप बता रही हैं। अच्छा, जो हमारा करीब तरीन नेबर था वो हमसे 5 किलोमीटर दूर था, उनके साथ भी बड़ी हम लोग बहुत कुछ खौफनाक हरकतें कर चुके हैं और करते थे, और अब सोच के शर्मिंदा होते हैं कि क्या करते थे। तो बहरहाल बड़े मज़े की ज़िंदगी गुजरी हमारी। और घोड़े थे हमारे, उनके ज़ाहिर है एक घोड़ों के, कुत्तों के, बिल्लों के साथ आपकी एक अटैचमेंट होती है। हाय, आई लव एनिमल्स। मेरा तो अपना घर एक जू है। मेरे शौहर अक्सर कहते हैं आ गया हूँ मैं वापस जू, तो मैं कहती हूँ क्या है आपको? 2 बिल्लियाँ ऊपर, 2 बिल्लियाँ आपा के पास नीचे, 2 कछुए, पहले वो एक था बेचारा पीजे, अब 2 हो गए कछुए, बाहर 3 कुत्ते। तो बस कुछ ऐसा ही हमारे घर का हाल था उसमें। और एक डॉग घर के अंदर भी है। अरे वाह। हाँ जी। तो बस वो ये कुत्ते, बिल्ले, जानवर, इनके साथ, और ये आपको तो अंदाजा होगा ये साथी होते हैं, शरारतों के साथी होते हैं। और इन्हीं को तो हम फिर जब और कोई नहीं घेरा जाता तो इनको घेरते हैं। हमें ब्रेक की तरफ पढ़ना है, कलाम सुनते हुए डेंजर माउस की तरफ हम वापस आएंगे। असल डेंजर माउस तो आज हमारे साथ पास सेट पे है, और आपको पता है मैं लाड में अपने हस्बैंड को माउस बुलाती हूँ, तो अब मैं अपनी बहन को भी माउस ही बुलाऊंगी। आज डेंजर माउस से हम बातचीत करें, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लेकिन पहले सुनेंगे कलाम अपने प्यारे भाई से। आला हजरत का बड़ा खूबसूरत कलाम है। लम याती नज़ीरु कफ़ी नज़रिम, लम याती नज़ीरु कफ़ी नज़रिम, मिसले तो नशुद पैदा जाना। लम याती नज़ीरु कफ़ी नज़रिम, मिसले तो नशुद पैदा जाना। जगराज को ताज तोरे सर सो, जगराज को ताज तोरे सर सोगे, तुझको शहे दो सरा जाना। अल बहरु अला
बल मौजू तगा मन बेकसो तूफान होश रुबा मन बेकसो तूफान होश रुबा मंजदार में हूँ या रसूल अल्लाह मंजदार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना मोरी नैया पार लगा जाना अनफिया तशिम वसखा कातम ऐगे सुए पाक है अब्रे करम ऐगे सुए पाक है अब्रे करम बरसन हारे रिम जिम बरसन हारे रिम जिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना बरसन हारे रिम जिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना अर्रूह फिदा का फजिद हरा का यक शोला दिगर बरजन अशका यक शोला दिगर बरजन अशका मोरा तन मन धन सब फूंक दिया मोरा तन मन धन सब फूंक दिया ये जान भी प्यारे जला जाना मोरा तन मन धन सब फूंक दिया ये जान भी प्यारे जला जाना लम याति नज़ीरु कफी नज़रिम मिसले तो न शुद पैदा जाना बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बहुत ही खूबसूरत कलाम सुनते हुए हम ब्रेक की तरफ गए और अब हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है सैयद अली अमीर हमज़ा ने। क्या खूबसूरत नाम, माशाल्लाह। वेलकम टू द प्रोग्राम बेटा। आपकी तरफ बढ़ेंगे लेकिन इस वक्त हमारे साथ हैं डेंजर माउस, बेटर नोन एज आमना मुफ्ती। अमू, वैसे अब आपका नाम पड़ जाना चाहिए डेंजर माउस। नहीं, ये वैसे मैं कई दफ़ा मैंने सोचा है कि देखिए ड्रामा राइटर का भी तखल्लुस होना चाहिए। नहीं प्लीज़, तो मेरा तखल्लुस डेंजर माउस सही रहेगा। नहीं, ये मेरी सहेली का नाम जुगन ने रखा हुआ है और किसी ने बुलाया ना डेंजर माउस तो मैं मारूंगी। वो है ना कि किसे मजाल कहे कोई मुझको दीवाना, अगर ये तुमने कहा है तो कोई बात नहीं। देखिए फैसल मुझे जानू बुलाए तो ठीक है, कोई है और ना? नहीं बुला सकता। मैं अपनी बहन को बस डेंजर ठीक है, माउस बुलाऊं। ये- डेंजर माउस इज नाउ माय जुमला हुकूक आपके नाम महफूज। अच्छा, फिर हम डेंजर माउस से जब टीन्स की तरफ गए, हमने बात की बचपन में, एक अफलातून पटाखा, सदके जाऊं मैं आपके, ऐसा ही था। काश हम बचपन में मिले होते तो हमने तो ओहो। तबाही मचा देनी थी। बिल्कुल, मैं तो यही सोचती और हूँ, शायद इसीलिए नहीं मिले बच्चे। इसीलिए नहीं मिले, कुछ के खुदा को कोई बेहतरी मंजूर थी। लेकिन
टीन्स में कुछ मेजर चेंजेस आते हैं हर इंसान की ज़िंदगी में। मैंने बहुत से यंग लाइवली बच्चे देखे हैं जो बिल्कुल टीन्स में मुरझा जाते हैं, या फिर बहुत उभर के बाहर निकलते हैं, या फिर उनमें थोड़ा सा ठहराव और धीमापन आ जाता है। वॉट हैपन टू आमना मुफ्ती जब वो बचपने से टीन्स में आना शुरू हुई, जब एकदम से ये बातें आ गई कि भाई आप लड़कों के साथ अब नहीं खेल सकती हैं। मेरे साथ हुआ, मुझे याद है, मैं 12 साल की उम्र तक तो मैं लड़कों के साथ खेल रही हूँ, एकदम से मुझे कहा गया कि भाई अब ये मामला नहीं हो सकता, अब आपने खेलना है तो सामने लॉन में कोई बैठा हुआ, तो मामला चेंज होने शुरू हो गए। और ये लड़कियों के लिए मेरे ख्याल से बड़ा ही अपसेटिंग टाइम होता है कि भाई जो सारे बचपन के साथी थे सडनली अब आप लोग कह रहे हैं कि देखिए जो तरीके हैं हमारी सोसाइटी के वो अपनी जगह ठीक, लेकिन इमोशनली बंदा डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपके साथ क्या मामला हुए? बिल्कुल, आपने सब कुछ सही तो बता दिया है। तो ऐसे ही हुआ था, क्लास 5th में हस्बे मामूल धमा चौकड़ी जैसे कि मचाई जा रही होती है, कोएड था, तो वो उसमें कुछ खेल ही थे। तो खेलते खेलते हम लोग, हमारी जो एक स्पोर्ट्स की टीचर थी, उन्होंने कहा 3 लेग रेस खेली जाए। तो अब चाहे हम लंबे हो गए थे, बड़े हो गए थे 5th क्लास में, लड़कियां तो एकदम बड़ी हो जाती हैं, लड़के तो वही थे छोटे। तो अब 3 लेग रेस हो रही, तो वो किसी साहब ने देख लिया, तो उनकी अहमियत के ऊपर बड़ी तकलीफ उनको पहुंची कि ये क्या हो रहा है। टांग बांध के ये बच्चे एक दूसरे, हालांकि 5th क्लास के बच्चे बहुत मासूम होते हैं। बात घर पहुंची, हमारे अब्बा को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई जब मेरे से तो बड़े भी 18 साल थे, तो अब कहीं और तो कुछ और तो ज़िंदगी में करने का होता नहीं है, तो सबसे जो छोटा बच्चा होता है उसको ही परेशान किया जाता है ना, और स्पेशली वो बहन भी हो। तो वो बस उन्होंने वो बना लिया मसला कि इसको लड़कों के साथ नहीं पढ़ाना, तो ये नहीं करना, तो वो नहीं करना। अब सारे भाई बहन कोएड में पढ़े, भाई बहन भी सब, और भाई तो खैर हमारे अब जब बड़े होके वो अपनी ज़िंदगी के मामलात में निकले, तो मैं तो कहती हूँ उनके जो इखलाकियात हैं वो स्कैंडिनेवियन इखलाकियात हैं, हमारे लिए वो थोड़े ऐसे हो गए थे। बहनों के साथ भाई ऐसे ही होते हैं, अपने बच्चों के और अपने लिए भी बड़ी उनके खुले दिमाग है, मगर हमारे लिए तो हमारे लिए नहीं, मेरे ऊपर कुछ ख़ास करम था वो। जान एक बात बताऊं, छोटा बच्चा जो होता है ना सबसे लाडला होता है। अब नूर बेचारी टिगनी सी 3 साल की, हर बंदा जो है ना वो उसी के ऊपर अपना हक हमजा समझते हैं। को मैंने उस दिन समझाया, मैंने कहा पुत्र तू भाई है, तू प्यो नहीं है। लेकिन वो प्यो बन जाते हैं ना। जी जी, तो वो हमारे भाई भी प्यो बने। और वो जो आपने बात बिल्कुल बजा कही कि वो जो एक दीवानगी थी ना, शैतानी थी डेंजर माउस की, वो बड़ा मतलब दब सा गया मेरा माउस, दिल दुख गया ना। मतलब ये कोई बात है, सब धमा चौकड़ी तो सारे करे, तो उन लड़कों को क्यों नहीं वहां से हटाया, हमें क्यों हटाया? मैं सकड़े जाऊं, हमें शक्ले जाऊं, आ बुलबुल गले मिलके करे आहोजारी प्यारी बहन, मैं सदके जाऊं। कसमें मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितना ज्यादा रिलेट करती हूँ, क्योंकि मेरी बहन आपा बहुत ही लड़की हैं और पहले भी बहुत लड़की थी। मैं कुछ कंफ्यूज सी थी। ये जो टॉम बॉय होते हैं ना, इनकी जिंदगी के दुख बड़े अजीब होते हैं। हाँ। तो वो दुख, ऐसा दुख लगा, फिर मैंने कहा नहीं भाई अब ये तो कोई बात नहीं, उठा के ऑल गर्ल्स स्कूल में डाल दिया गया, लेकिन वो मैं 6-7 महीने ही पढ़ी, इससे ज़्यादा नहीं। फिर खैर DPS में एडमिशन हो गया। अब ये अंदाज़ा हो गया कि जो धमा चौकड़ी मचानी है ना, ये रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए कहीं। तो बेसिकली हम चलाकियाँ सीख गए, चलाकियाँ सीख गए, तो वो जो इनोसेंस थी ना उस पर थोड़ी ओस पड़ गई। तो बट ये था कि हाँ, एक लिहाज से ये बात अच्छी थी कि ये समझ में आ गया कि कोई गड़बड़ है, ये जो लड़कों के साथ बहुत फ्रैंक होने में कोई गड़बड़ होती है, तो एक फाइन लाइन ड्रॉ कर ली। लेकिन अच्छी बात है। अच्छा ही देखो, बात ये है कि बात गलत नहीं कही किसी ने भी, मतलब लेकिन बात कहने का तरीका होता है और करने का अंदाज होता है। और आज के पेरेंट्स से मैं एटलीस्ट इस चीज़ से बड़ी खुश हूँ कि वो अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि आपने कहा अब्बा को मसला नहीं था, भाई को था। अब अब्बा और अम्मा या फैमिली मेंबर्स अगर इन्वॉल्व होते और कहते कि भाई तुम तेनू की, लेकिन बस। तो खैर उसके बाद ये रहा कि ज़रा कर्टन ड्रॉ कर लिया, मगर शैतानियों में कमी कोई नहीं आई। और ऐसी खौफनाक शैतानियाँ की कि अब सोच के पलट के देखती हूँ कि अगर हमारे बच्चे करें तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल वही बात करें, मैं बता दूंगी वो कर ले। एक लाइन आ गई ना, तो उसकी वजह से बचे रहे। कोई ऐसी हरकत नहीं की कि जिससे कोई खुदा ना खास्ता शर्मिंदगी होती या आज हम बता ना सकते। शैतानियाँ की, स्पीचेस की, डिबेट्स की, टीचर्स को तंग किया,
और वो जो सारा अपनी एनर्जी थी ना, ज़्यादातर तो हम टीचर्स को तंग करने पे गुजारते थे। वेल डन। अदरवाइज बच्चों की कहानियाँ, लोग अपनी जनरेशन के लड़कों की जो मैं पढ़ती हूँ ना, तो उनके अक्सर मास्टर होते हैं, उनको डंडों से मारते हैं। हमारे साथ दूसरी सिचुएशन थी कि टीचर्स को जब पता चलता था ना, मेरी एक और फ्रेंड थी मेरे साथ, नबीहा, कि आमना नबीहा इस सेक्शन में है, तो वो उस सेक्शन को पढ़ाना पसंद नहीं करती थी ना। मतलब लायक बच्चे थे, फर्स्ट 10 में आते ये थे। सोच रहे हैं कि ये दोनों सहेलियां लगी हुई हैं अपनी गप्पों में। ये वो वाली गप होती है जिसके दौरान जो छोटे भाई होते हैं या घर के बच्चे होते हैं, वो कहते हैं इनको ये लगे हुए हैं, इनको लगे रहने दो, हम बाहर निकलते हैं। आज हम बैठ के तुम्हें सुना रहे हैं, अगली बार जब अम्मा और फ्रेंड्स की इस तरह गपशप चल रही होगी ना, तो अब उठ के ना जाना, बड़े मजे की बातें निकलती हैं बीच में। हाँ जी। तो ये जो बड़ी अजीब सिचुएशन थी कि टीचर्स को जब पता चलता था कि अच्छा ये लड़कियां हैं, तो वो कहती नहीं, हमने इस क्लास को नहीं पढ़ाना। होता कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं होता था, अचानक क्लास में बकरे बोलने लगते थे, कवालियाँ होने लगती थी, पलट के देखती तो एक सन्नाटा, खामोशी, और सब यूँ बैठे हुए होते थे। तो मतलब वो कहाँ से वो बकरे बरामद होते थे और कहाँ से वो कवालियाँ बरामद होती थी, और वो क्यों? भाई देखिए 8 घंटे टीचर्स देख रहे हैं तो अब आपको आपके उस बहुत पुराने सवाल का जवाब मिल गया है। बकरा भी इन्हीं के अंदर से बोलता था। और मैं तो बाकायदा, एक हमारी टीचर थी, उन्होंने इन द एंड वो जब ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ती थी तो पीछे उन्हीं की आवाज़ में लेक्चर सुनाया देने जाने लगता था। वो पलट के देखती तो खामोशी होती थी। हद ये हुई कि उन्होंने कहा कि मुझे डॉक्टर ने कहा है कि तुम बोलोगी नहीं, तो वो आती थी और जस्ट लेक्चर लिख के चली जाती थी, बोलती नहीं थी। अन्ना एक्टिंग की तरफ क्यों नहीं आई? एक्टिंग, I have always wondered this about you. ये सवाल Because you मुझसे are बहुत such a लोगों ने amazing performer. ये मुझसे बहुत लोगों ने सवाल किया। बचपन में बहुत एक्टिंग की, स्कूल के स्टेज से उतरते ही नहीं थे, वहीं पाए जाते थे मुस्तकिल। एक्टिंग इसलिए नहीं की कि शायद मैं लिखने की तरफ, इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा वो रही। और मतलब मेरी फैमिली में मेरी कज़न्स ने की, मदीहा इफ्तिखार, शी इज़ एन एक्ट्रेस, I adore her. तो Wonderful, वो wonderful. है, और भी लोग रहे, लेकिन मुझे कभी भी ना, मतलब हाँ मैं हूँ अंदर से, मैं एक अदाकार हूँ, बहुत बड़ा मुझे पता है, लेकिन एक्टिंग की नहीं, कभी किसी ने सवाल ही नहीं किया, कि कभी किसी ने कोई अच्छा रोल ऑफ़र ही नहीं किया। और अक्सर तो मैं कभी शोज़ वगैरह पे कोई सवाल करता है ना, तो मैं खामखा लोगों को हंसाने के लिए कहती हूँ कि मेरे सामने कास्ट किसको करते, तो Oh my God. अच्छा, तो हमें आजकल क्या हो रहा है? I want to, क्योंकि हाँ। लिटरली 3-4 मिनट रह गए हैं और बिल्कुल। पता नहीं चला कुछ टाइम का। बिल्कुल, So वक्त tell बड़ी me, तेज़ी से। अब क्या हो रहा है? आजकल क्या हो रहा है? आजकल जुगन मेरे पास कुछ प्लेस हैं जो मैं सोच रही हूँ कि वो प्लेस मैं लिख लूँ। मतलब क्या मतलब मेरे पास हैं और मैं यानी मेरे हैं, पास किस तरह के उनके लिखे नहीं हैं? कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए रखे हैं, मैं उनको देखती रहती हूँ और सोचती रहती हूँ, मगर मुझसे वो लिखे नहीं जा रहे। क्योंकि अभी मैंने अपना एक ऑन एयर चल रहा है मेरा एक प्ले, तो अभी ख़त्म किया। अभी मैं समझ रही हूँ कि ये टाइम है जिसमें मैं ज़्यादातर किताबें पढ़ रही हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ, और अभी कुछ दिन के लिए लिखने को दिल नहीं चाह रहा। तो आई एम जस्ट रीडिंग बुक्स, वॉचिंग मूवीज़ एंड ट्रैवलिंग एक्सटेंसिवली। तकरीबन हर दूसरे तीसरे महीने में कहीं निकल जाती हूँ, और मैं ट्रैवल अकेले करती हूँ। काश मुझे आप वाले मसाइल होते ज़िंदगी में। है ना? मैं कितने very I'm traveling and I'm, you know, I'm Such snobbish relaxing मसाइल। and I'm chilling. अमीर हमजा क्या जिंदगी है भाई, मैं आजकल travel, you know, I'm लेकिन बेटे ये इसके लिए ना 47 साल पापड़ बेलने पड़ते हैं। 47 जी, चल ऑन द रिकॉर्ड। चल झूठी मेरे नाल झूठ बोल रही है। उम्र ना बताना, फिर मेरी भी निकल आती है ना बस करना। यही तो तरीका है ना, दूसरों की उम्र पे जद पड़े इसलिए अपनी उम्र बता देते हैं। इसको कहते हैं खुदकुश हमला। थैंक यू आमो, माय डेंजर माउस। मैं आपके सदके जाऊं। अल्लाह आपको Thank you, जिंदगी दे, thank you. सेहत दे। और ये वाली साइड हम देखना चाहते हैं स्क्रीन पे, क्योंकि व्यूअर्स आप मिलना चाहते हैं स्टार्स से। उन स्टार्स को बनाता कौन है? ये राइटर। तो जब इन्हें मिल लेंगे तो सारे स्टार्स को भी मिल लेंगे। और मैं ये चीज़ बड़े अरसे से वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे कह रही हूँ कि उन राइटर से तो मुलाकात करें, उनसे तो, उनको तो जानें जिनके आप ड्रामे और प्रोजेक्ट्स देखते हैं और वाह वाह करते हैं, कहते हैं सुपर हिट ड्रामा, उसमें इसने एक्टिंग की है। ओ भाई, जो अल्फाज मुंह से निकले हैं, जो एक्सप्रेशन मुंह पे आई है, वो लिखी किसने? तो राइटर को उसकी ड्यू वर्थ और वैल्यू हमें हमेशा देनी चाहिए। ब्लेस यू आमना। थैंक यू। और खुश रहो, आबाद रहो, और अदाकारी की तरफ आ जाओ। मुझे हम कोई रोल तुम्हारा नहीं। इंतजार करें। मेरे सामने हम किसी को दोनों भाई कास्ट मिलके करो। एक्टिंग करेंगे। हो बिल्कुल बिल्कुल। हम एक ड्रामा बनाएंगे जिसमें सिर्फ हम दो होंगे।
बिल्कुल कास्टिंग का मसला ही नहीं रहेगा, बस हो गई कास्टिंग, हो गई, अब बस दरख्त देखना पौधे भी खुद बन जाएंगे। डन है। अच्छा, इस सोच के साथ अब कुछ अच्छे कामों की तरफ भी बढ़ते हैं। मस्तियाँ बहुत कर ली, हमारे प्यारे से भाई तो नहीं, प्यारे बेटे हमारे साथ है, अमीर हमजा बेटा, और वैसे भी मेरे बड़े बेटे का नाम भी हमजा है। ओवर टू यू मेरा बेटा। शाह लौला जिसे आप कदर मिलता है, फिर उसे मर के भी जीने का हुनर मिलता है। या नबी आपके दरबार की निस्बत से मुझे नूरियों से कहीं आगे का बशर मिलता है। या नबी आपका दरबार सदफ है ऐसा, ढूंढने वालों को मनचाहा गौहर मिलता है। बख्शवा देती है इंसान को ज़ियारत तेरी, तुझ सा लजपाल ज़माने में किधर मिलता है। चश्मे हैरत भी खुली रहती है, शाहों की सुहेल। शाह बतहा तेरी चौखट से वो ज़र मिलता है। शाह लौला के जिसे आप कदर मिलता है, फिर उसे मर के भी जीने का हुनर मिलता है। बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है हमारे प्यारे छोटे भाई ने, असदुल्लाह असद ने। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आप भी पेश करेंगे बहुत ही खूबसूरत कलाम, लेकिन कुछ लम्हों बाद अभी हम मुलाकात करने जा रहे हैं और अपनी नॉलेज में इजाफा करने जा रहे हैं मैडम ज़ैनब गोंदल के थ्रू। मैम जी आज हमारे साथ हैं, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आपको उस्तानी बनने का बहुत शौक है, तो हम आपको मैम बुलाएंगे। और वैसे ही अभी आमना मुफ्ती गई हैं और इतनी हम कोई मस्तियों वाली बातें करके फ्री हुए हैं कि अब कहीं तो निकलना ना बाकी का गुबार। बिल्कुल, आई एम रेडी। और आप तो मेरी परमानेंट टारगेट है। बिस्मिल्लाह। पुत्र जी, आज की गल करनी है। आज हम बात करने जा रहे हैं विटामिन सी और डी के बारे में। यस। इन विटामिन्स ने आपका क्या बिगाड़ा है? इन और बाय द वे, एक आपने फैट सॉल्युबल विटामिन चूज किया और एक आपने वाटर सॉल्युबल। यूजुअली विटामिन ए, डी, ई एंड के की बात होती है और फिर विटामिन सी एंड विटामिन बी एंड सी की बात होती है एक कैटेगरी में, क्योंकि कुछ पानी में सॉल्युबल हैं और कुछ फैट में सॉल्युबल, राइट?
बिल्कुल इन दोनों विटामिन्स को मैंने इसलिए चूज़ किया, और वो भी एक साथ इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये दोनों ही हमारी बॉडी खुद से नहीं बना पाती। हमें बाहर से इनको बॉडी में समझे इंजेक्ट करना, खाने के थ्रू जो है एंटर कराने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम खाना अच्छा खाते हैं तो हमारी बॉडी में ये बनना शुरू हो जाते हैं। अदरवाइज़ हमारी बॉडी जो है वो इन पे डिपेंडेंट होती है। जब तक हम बाहर से इसको बॉडी में एंटर नहीं करेंगे ये नहीं होंगे। इसलिए जो है हमें विटामिन सी और डी एज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वो चाहिए होते हैं। एक की बात करते हैं पहले। बिल्कुल सबसे पहले तो विटामिन डी की बात करते हैं। ठीक है। क्योंकि मुझे समझ नहीं आती कि खाने में ये हमें कहाँ से मिलेगी। सी का तो आप बड़ी दफ़ा आते जाते हैं, आपने जब किन्नू वगैरह ऑरेंजेस सीजन में थे तो आपने वो भी कहा। स्ट्रॉबेरी बेचारी जानती पई है, लेकिन स्ट्रॉबेरी की भी आपने मेंशन किया, तो मुझे पता है कि विटामिन सी आराम से मिल जाती है। हर कोई कहता है विटामिन डी की ज़रूरत है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि मिलेगी कहाँ से। विटामिन डी के बारे में एक चीज़ बहुत मशहूर है, और वो ये है कि वो धूप से मिलती है। हमें धूप से नो डाउट मिलती है, लेकिन उसको लेने के कुछ तरीके हैं। अगर हम उन तरीकों को ठीक तरीके से अडेप्ट कर लें तो बिल्कुल हमें धूप से मिलती है, वरना नहीं मिलती। धूप से लेने का पहला तरीका ये है कि सुबह जब सूरज निकल रहा हो, जो आधा घंटा तब का वो पीरियड है, वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन का हमारी बॉडी में टाइम होता है। और उसके लिए भी हमारी बॉडी का मैक्सिमम एक्सपोजर होना सन के साथ ज़रूरी है। अगर हम कपड़े बहुत ज़्यादा पहने हुए, जैकेट्स कोट्स पहन कर बैठेंगे तो वो एक्सपोजर नहीं है। तो वही तो प्रॉब्लम है ना। देखिए, हर बंदा कहता है सन से विटामिन ले। अब हमारे कल्चर में जिस तरह बाहर के ममालिक में मुख्तसर से कपड़े पहन के लोग सन बेदिंग कर रहे होते हैं, हम नहीं कर सकते। ऐसे ही हम ना करते हैं ना हम कर सकते हैं। आप घर के अंदर भी ये नहीं मामला कर सकते, क्योंकि घर में 100 लोग होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो वो तो सन वाली कहानी तो आप छोड़ दें। दूसरी बात, जिस मुल्क में धूप की इतनी शिद्दत होती है उसमें अगर बंदा जाके बैठ जाए तो देखिए, डोंट फॉरगेट, एक तरफ आपको विटामिन मिल रही है तो दूसरी तरफ आपकी स्किन सड़ रही है। ऐसे ही है। और हमारा जो स्किन का टेक्सचर है उसमें एब्जॉर्प्शन होती भी बड़ी स्लो है। अब वेस्टर्न वर्ल्ड्स में वो लोग लेते भी हैं, लेकिन एक मेलाटोनिन हमारा हार्मोन होता है, उसकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टोरी होती है। वो ये होती है कि जितना आपकी बॉडी में कम सिक्रीट होगा उतना आपका लाइट कम्प्लेक्शन होगा। जितना मेलाटोनिन बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाएगा उतना आपका स्किन कम्प्लेक्शन डार्क होता जाएगा। और जितना मेलाटोनिन बढ़ता जाएगा, विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन स्किन में उतनी कम होती जाएगी। जितनी लाइट स्किन टोन उतनी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, और जितनी डार्क स्किन टोन उतनी कम एब्जॉर्प्शन। अब लाइट स्किन टोन वाला अगर 15 मिनट भी उस टाइम पे धूप में बैठ रहा है, उसकी बॉडी में विटामिन डी का पूरा हो जाएगा अमाउंट। लेकिन एक डार्क टोन वाला अगर बैठ रहा है तो उसकी बॉडी में कभी भी विटामिन डी पूरा नहीं होगा। अब विटामिन डी को धूप से हम नहीं ले सकते, हमारे मुल्क में हमने ये बात कर ली है। अगर जाता भी है तो मैक्सिमम 1 या 2% इससे ज़्यादा बॉडी में हम नहीं ले सकते धूप से। अब होता क्या है, जब विटामिन हमें डी नहीं मिलता, D3 स्पेशली नहीं मिलता, हमारी हड्डियां जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। हमारी बॉडी में कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता। हमारे दांत जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, हमारे नाखून कमज़ोर होते हैं, ब्रिटल होके जो है वो टूटना शुरू हो जाते हैं। ये भी विटामिन डी की वजह से होता है। और अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है और आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी में भी हैं, तो आपकी डायबिटीज़ कभी भी कंट्रोल्ड अमाउंट में नहीं रह सकती, क्योंकि विटामिन डी का एक बहुत मेजर रोल है आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी। और अगर आपका विटामिन डी बॉडी में लो है तो जैसे हड्डियों की तो मैंने बात की, भुरना शुरू हो जाना कॉमन हो जाना। अगर आप विटामिन डी एक्सेस में ले जाते हो तो भी हड्डियाँ टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। लें कैसे? खाने में बता देती हूँ किस किस चीज़ से, लेकिन मैं यही सोची पुराने ज़मानों में लोग फिर क्या करते थे। हाँ, दूध से मिलता है, दही से मिलता है, मैक्सिमम जो विटामिन डी मिलता है वो चीज़ से मिलता है हमें। लेकिन इतनी प्रोसेस्ड फॉर्म में हमें मिलती है तो विटामिन डी हमें उससे भी नहीं मिलता। लेकिन अगर आप घर पे पनीर बना लें, कॉटेज चीज़ जो हम कहते हैं, हाँ, और उसके साथ अंडे की जर्दी में भी होता है। हाँ बिल्कुल, वही बेचारी अंडे की जर्दी जिसको आप कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है, हाँ वो भी अब शुक्र है कि मिथ खत्म हुआ है। शुक्र है, अंडा पूरा मुकम्मल खाएं, सिर्फ सफ़ेदी ना खाएं, क्योंकि सारा जो खजाना है, जो ट्रेजर है, वो तो जर्दी के अंदर है। 4 तहों के अंदर वो योग है, तो कितनी महफूज अल्लाह पाक ने की है, तो वो कैसे हो सकता है कि आपके लिए अच्छी ना हो।
उसके अलावा फ़िश के अंदर मौजूद होता है बहुत अच्छा, मशरूम्स बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का, और उसके अलावा आपका जो ऑलिव ऑयल है वो बहुत हेल्प करता है विटामिन डी बॉडी में एब्जॉर्ब कराने। ठीक है, अब मैं विटामिन सी की तरफ बढ़ना चाहती हूँ जी। वैसे अपना प्लीज़ अपने मॉलेज से अब टेस्ट भी बड़े आराम से हो जाता है और बड़ा सस्ता हो जाता है। जाके अगर आप विटामिन डी का अपना टेस्ट करा लें, अगर आपको डिफिशिएंसी है तो फिर आपको सप्लीमेंट लेनी पड़ेगी, बट वो भी अपने मॉलेज से रुजू करें, नॉर्मल क्योंकि रेंजेस बहुत ज़्यादा अगर ले लेते हैं तो उससे टॉक्सिसिटी बन जाती है। नॉर्मल रेंजेस जो हैं वो 30 to 50 हैं। अगर आप 30 से नीचे फॉल करते हैं तो आप डेफिशिएंसी में, 50 से ऊपर जाते हैं तो आप नॉर्मल रेंजेस में हैं, 90 से ऊपर जाते हैं तो भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसलिए चेक करते रहा करें अगर आप ले रहे हैं उसको। तो विटामिन सी, विटामिन सी आजकल एक बड़ा प्रोमिनेंट और ख़ूबसूरत विटामिन है जिसको हम सुनते ही सोचते हैं कि इंटरनल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी और इम्यूनिटी बहुत अच्छी बूस्ट हो जाएगी, विच इज़ ट्रू, क्योंकि विटामिन सी का हमारी बॉडी में काम ही ये है कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट बहुत अच्छा करता है, हमारे स्किन के कम्प्लेक्शन को लाइट करने में, हमारे ब्रेन सेल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे लिवर के लिए बहुत अच्छा होता है, और उसके साथ साथ विटामिन सी जो होता है आपकी बॉडी में अगर कोई बीमारी फैल रही है, कोई बन रही है, तो उससे फाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, आज से 2 माह बाद अगर कोई वायरल इन्फेक्शन होना है आपके सराउंडिंग में, ऑफ कोर्स हमें तो नहीं पता, लेकिन अगर आपकी बॉडी जो है वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी में नहीं है और आप विटामिन सी को बॉडी में डालते रहते हो, दैट मीन्स कि 2 महीने बाद वाली बीमारी को आपने पहले ही क्योर कर लिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नज़ला, ज़ुकाम, खांसी बहुत कॉमन हो रहा है, आपका विटामिन सी पूरा है, आपकी इम्यूनिटी बूस्टेड है, आपको वो मसला नहीं होगा। फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में बहुत सारे जो है वो वाइड रेंज जो है हमें विटामिन सी की मौजूद होती है, जिसमें आपने पहले बताया स्ट्रॉबेरीज़ हैं, पाइनएप्पल बहुत अच्छी सोर्स है विटामिन सी की, उसके अलावा ऑरेंजेस, लेमन बहुत अच्छी सोर्स है, और उसके साथ साथ हमारी जितनी भी बेरीज़ हैं उन सब में ऑलमोस्ट विटामिन सी प्रेजेंट होता है। वाटरमेलन जो है वो एक विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, गुआवा यानी अमरूद जो है वो विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स होता है। उत्तर गौर से तो सुन रहे हो, अब ये चीज़ें करनी भी हैं आपने, जी इंशाल्लाह। क्योंकि द होल पॉइंट इज हम लोग नॉर्मली पहले ऐसे करते थे कि हमारे जो सना ख्वाह होते थे वो आते थे और वो परफॉर्म करके चले जाते थे, कलाम पढ़ के चले जाते थे। गुफ्तगू का हिस्सा आप लोगों को हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि बेटा आप लोग जहाँ दीन को लेके चल रहे हैं वहाँ पे दुनियावी चीज़ों को भी मैनेज करना ज़रूरी है, तो अपनी सेहत का भी खास ख्याल रखना है, क्योंकि आप लोगों का ना दिन का टाइम होता है ना रात का कोई टाइम होता है। पपीता बहुत अच्छी सोर्स है विटामिन सी की। अगर हम पपीता, अच्छा अब ये जितने भी फ्रूट्स मैंने डिस्कस किए हैं, टोमेटो में विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, आप इनके जो है फ्रूट की फॉर्म में खाएंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर फ्रूट की फॉर्म में आप किसी भी मसले की वजह से नहीं ले सकते तो आप उसको स्मूदी बना लीजिए, या सिंपल उस फ्रूट को डालें, बर्फ़ के साथ उसको ब्लेंड करें और सिंपल उसको स्लश बना के आप उसको पी सकते हैं। पुदीना ऐड कर सकते हैं, लेमनेड जैसे हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, लीमू लें, उसके अंदर थोड़ा सा पुदीना डालें, थोड़ा सा काला नमक आप उसमें डाल सकते हैं आपके लिए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वो हो सकती है। अब विटामिन सी के जो सिरम्स हैं वो बहुत ज़्यादा आजकल मार्केट में मिल रहे हैं कि हम उसकी ट्रॉपिकल एप्लीकेशन अगर करते हैं तो स्किन को हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, एक्नी को बहुत अच्छा ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ट्रॉपिकल एप्लीकेशन विटामिन सी की आपको हेल्प नहीं करेगी उन चीज़ों को ट्रीट करने में। आपको बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है विटामिन सी की उसको भी फुलफ़िल करना पड़ेगा, जिसमें हम ये कर सकते हैं कि डिफरेंट फ्रूट्स को मिला सकते हैं दूसरे फ्रूट्स के साथ। फॉर एग्जांपल फ्रूट चाट जो है वो इसकी एक बहुत अच्छी एक सोर्स है कि आपने पपाया, वैसे अगर आपको खाने के लिए हम कहेंगे तो ऑफ कोर्स उसका टेस्ट थोड़ा सा टैंगी होता है, लोग नहीं खाते। आप वेजिटेबल्स जो है वो कट करके उसमें बोल में डाल लेते हो, उसके ऊपर लेमन जूस डाल लेते हो या इमली थोड़ी सी डाल लेते हो, तो वो आपको बड़ा हेल्प आउट करती है बॉडी में। विटामिन सी इमली में भी बहुत अच्छा होता है और वो आपकी बॉडी में एक जो है ना सूदनेस का इफेक्ट देने में बहुत अच्छा काम करती है। और विटामिन सी की सबसे बेहतरीन चीज़ जो मुझे लगती है व्यूअर्स, वो ये है कि जब हम उसको लेते हैं जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाएगी। यस, क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे विटामिन डी जो है वो आपने ज़्यादा ले ली, क्योंकि सप्लीमेंट के फॉर्म में, तेल के फॉर्म में लोग लेते हैं उसको, आपने वो ले ली तो प्रॉब्लम ये होती है कि अगर ज़्यादा ले ली तो उसमें टॉक्सिसिटी हो सकती है। लेकिन विटामिन सी का फ़ायदा ये है कोई कि टॉक्सिसिटी पागलों की तरह अनलेस आप लें तब भी वो निकल जाती है आपके सिस्टम से। लेकिन अगर आप बहुत एक्सेस में, जैसे आपने 1000 उसका जो है वो माइक्रोग्राम रोज़ खाना शुरू कर दिया है,
तो स्कर्वी जो है वो भी हो सकती है, यानी आपके नेल्स का ब्रिटल होकर टूट जाना, लेकिन वो बड़ी एक्सेस में जाके होता है, वो इतनी जल्दी नहीं होता। आप खाएं, विटामिन सी खाएं, डी खाएं, मौज करें, ऐश करें, खुश रहें। और विटामिन डी तो स्पेशली जो है ना वो आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपने अगर अपने सेल्स को एक्टिव करना है, अपनी मेमोरी को बूस्ट करना है, तो विटामिन डी कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड। अगर आपको फॉर एग्जांपल टेस्ट कराना महंगा लगता है विटामिन डी का, कि जी हम जाएं करें, उसके एक बहुत सिंपल से रूल्स हैं जो आपको घर पे समझ आ सकते हैं। एक तो आपके बाल बहुत ज़्यादा जो है ना वो बहुत ज़्यादा डैमेज रहना शुरू हो जाएंगे। नंबर 2 उसका ये है कि आपकी बॉडी जो है, जब आप नमाज पढ़ते हैं, उठते बैठते, घुटनों से और टक टक की आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी, वो आपको बता देंगे कि भाई विटामिन डी अब जो है ना वो डेफिशिएंट हो गया है, तो हमारा जो है वो कुछ ख्याल कर जो कुड़ुल पड़ते हैं ना, हाँ, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मेरी टांगों में इतनी दर्द होती थी और मुझे समझ नहीं आती थी कि हो क्या रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा कहीं, डॉक्टर कामरान भट्ट ने, कि बहना एक काम करो, अपना विटामिन डी का टेस्ट कराओ। मैंने कहा भैया मेरा इतना काम बाहर भाग दौड़ का होता है, ये वो नहीं होगा कोई मसला, देख लेना। लो जी, मेरा एबनॉर्मली लो आया विटामिन डी। हाँ। जैसे ही जो उन्होंने सप्लीमेंट्स दिए वो लेने शुरू किए, विद इन हफ्ता 10 दिन वो टांगों में जो दर्द, ऐसे लगता था जैसे हड्डी मांस से अलहदा हो रही है। मजाक नहीं कर रही, ऐसे लगता था कि ये हड्डी है, ये मांस है और वो अलहदा हो रहा है एक दूसरे से। इस लेवल की मुझे पेन होती थी। लेकिन अल्लाह का करम है कि डायग्नोज हो गई। हमारे बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जो ऐसे मामलात में करते ये हैं कि वो दवाइयाँ लेनी शुरू कर देते हैं दर्द, वो दर्द तो मध्यम हो जाती है, मसला वहीं का वहीं खड़ा होता है। अगर आप जिम जाते हो या वॉक और एक्सरसाइज करते हो और आपको क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, तो भी आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी में हो सकते हो, क्योंकि बॉडी में क्रैम्प्स जो है ना वो विटामिन डी की एक बड़ी ज़बरदस्त इंडिकेशन होते हैं। और विटामिन के का बॉडी में एब्जॉर्प्शन कराना, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराना, विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम जो है आपका ब्लड स्ट्रीम में घूम के बॉडी से बाहर निकल जाएगा। फाइनली जो मैं बात जानना चाहती हूँ वो ये कि विटामिन सी लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सिरम, कोई ऐसी चीज़ मतलब जो आप रेकमेंड करें? देखिए विटामिन सी पहले तो अगर आप ना विटामिन सी के सीरम बहुत मार्केट में आए हैं, महंगे बड़े मिलते हैं, और कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम होममेड काइंड ऑफ मामला कर लें? कोई एक टोनर बता देती हूँ और एक मास्क बता देती हूँ। ये बता दो, ताकि क्योंकि होता ये है कि जब भी कहो ना कि आप ये वाला सीरम और ये वाला सीरम ले, तो खवातीन घूम के कहते हैं बीबी 2,500-3 हज़ार रुपए का सीरम कौन खरीदे, हम अपने घर के खर्चे पूरे करेंगे। आप मतलब ये ऐसी, एक तो लेमन पील और ऑरेंज पील जो है उसको ले लें, नींबू का छिलका और नींबू का छिलका, हाँ नींबू और ऑरेंज का छिलका आपने ले लिया, उसके अंदर से सफ़ेद पार्ट जो है वो थोड़ा सा अलग कर दिया। आपने तकरीबन 1.5 गिलास पानी अच्छी तरह से बॉईल कर लिया। जब उसमें बबल्स बनने लग जाएं आप उसको चूल्हे से रिमूव कर दें, हीट से रिमूव कर दें। अपने वो जो आपके छिलके थे उसके अंदर डालें, ऊपर से उसको कवर कर दें। 6 से 8 घंटे उसको ऊपर से कवर लिड को पड़ा रहने और खुदारा उसको उठा के चेक ना करें, अदरवाइज़ वो इवेपोरेट हो जाता है सारा विटामिन सी उसमें से जो होता है। अब वो 8 घंटे उसमें पड़ा रहेगा, उसके बाद उसमें से जितने आपके पील्स होंगे उसको अच्छी तरह से स्क्वीज़ आउट करके फेंक दें, और जो बाकी आपका पानी बचेगा वो आपका विटामिन सी का टोनर है। आप उसको सिंपल किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल लें और फेस पे आप स्प्रे करते रहें। स्किन ड्राई है तो उसके अंदर थोड़े से जो है वो विटामिन ई का कैप्सूल डाल लें या थोड़ी सी ग्लिसरीन डाल लें, ज़बरदस्त हो जाएगा। और अगर आपने मास्क बनाना है तो थोड़ा सा आप जो है वो टमाटो पेस्ट ले लें, टमाटो को थोड़ा सा ग्रेट कर लें, 1 चम्मच उसके अंदर जो है वो अपना ये राइस फ्लोर यानी जो चावल का आटा है वो ले लें, और उसके अंदर थोड़ा सा लीमू का रस डाल के आप अपने फेस पे अप्लाई करें। लेकिन प्लीज़ हर बंदे को लीमू और टमाटो सूट नहीं करता। पैच टेस्ट अपने फेस के इधर या गर्दन पे ट्राई करके फिर मुंह पे लगाएं तो अच्छे रिजल्ट। सो मच, वेलकम मेरी प्यारी सी ज़ैनू। और यहाँ पे हमने ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन हमारे प्यारे भाई ने, असद भाई ने इतने गौर से सारी बातचीत सुनी, तो अब हम गौर से इनका पढ़ा हुआ कलाम सुनेंगे। जी भैया, क्या पेश करने जा रहे हो? एक नातिया कलाम मशहूर ज़माना, उसके चंद इशार पेश करता हूँ, समात फरमाए। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये
करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा, क्योंकि हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ। गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। वो ही सुनते हैं बोलियां सबकी, वो ही भरते हैं झोलियां सबकी। आओ बाज़ारे मुस्तफ़ा को चले, आओ बाज़ारे मुस्तफ़ा को चले, खोटे सीके वहीं पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल्ब टुकड़ों पे उनके पलते थे, कल्ब टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब टुकड़ों पे उनके पलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बहुत ही खूबसूरत मशहूर ज़माना कलाम सुनते हुए हम ब्रेक में गए। ब्रेक से वापस आए तो एक और प्यारे भाई ने हमें ज्वाइन किया, बल्कि प्यारे बेटे ने हमें ज्वाइन किया। हाफिज़ मुज़म्मिल हुसैन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन पहले हमने आज का टॉपिक शुरू जी ज़रूर इंशाअल्लाह। और टॉपिक ऐसा है व्यूअर्स जो हर इंसान से रिलेट करता है। आई डोंट थिंक कि दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स है जो इस प्रॉब्लम या इस मसले से कभी गुजरा नहीं होगा। आज का टॉपिक है हसद, और द फैक्ट दैट आजकल के मुआशरे में हर इंसान या तो हसद कर रहा है या हसद का शिकार है, या दोनों ही मामलात में मुब्तला है। आखिर ये क्या बला है ये वर्ड हसद, इससे रिलेटेड गाइडेंस लेंगे। बहुत ऑनर की बात है, हमारे बहुत ही प्यारे भाई डॉक्टर एजाज़ अहमद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और एजाज़ भाई के साथ हमें ज्वाइन किया है बहुत ही इंटेलिजेंट यंग मैन ने, मौलाना मोहम्मद अब्दुल रहमान, एक रिसर्चर हैं, वो भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सो सबसे पहले डॉक्टर साहब, जी बीइंग आवर सीनियर, हम आपसे बात शुरू करेंगे। जी, डॉक्टर साहब ये बताइए कि हसद, पहले ज़रा इस वर्ड को हमें एक्सप्लेन कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हसद को जब देखते हैं, एक जज्बा है, किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ कि ये हासिद है। ये एक जज्बा है जिसका इजहार गुफ्तगू से होता है, कभी ज़्यादातर अमल से होता है। क्योंकि जो हसद का इजहार है वो इस बात को साबित कर देता है कि जो हासिद है ये कम मर्तबे का इंसान है। ये हसद ऐसी बुरी बला है कि ये इंसानी मरातिब को खा जाता है, बिल्कुल सही। इंसानी सलाहियत को जंग आलूद कर देता है, और दूसरे को ये एहसास होता है कि यार ये तो बहुत छोटा है, इसकी सोच कितनी छोटी है। हसद क्या है? हसद खुदाई तकसीम पर एतराज़ है क्या खूबसूरत बात कही आप। कि देने वाला अल्लाह है। अगर कोई किसी के अच्छे बोलने से हसद कर रहा है, जलापे का शिकार है, तो ये जो कुव्वत नुत्क है ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई। कोई अच्छा लिबास है तो देखने वाला कह रहा था बस ऐसे एक जेस्चर ही होता है, तो ये लिबास तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भैया अता आप फरमाया। की बात करें, लोग सिर्फ एक नजर से इंसान को हाँ। गर्क कर देते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक आपको ऐसे देखते हैं कि भैया, जैसे आपके सिर पे सींग निकले हो। ये अमूमी रवैया है, ये दुरुस्त नहीं है। हसद इंसानी सलाहियत को खा रहा होता है और उसे अंदर ही अंदर से दीमक की तरह चाट जाता है। अच्छा, दूसरी तरफ जिससे हसद किया जा रहा है, याद रखिए वो अल्लाह की पनाह में आ जाता है। जिसने अता किया होता है वो कहता है मैंने दिया है, तुम कौन होते हो एतराज करने वाले। तो एक तो ये है। क्या हसद में नजर का एलिमेंट भी इंक्लूडेड होता है? बिल्कुल है। और फिर कुरान मजीद से आम तौर पर हम शुरू करते हैं, और ये वजीफ़ा अता किया गया मोमिनों को। आखिरी 2 सूरतें मुअव्वज़तैन आप जानते हैं, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और पनाह मांगो उस हासिद के शर से जब वो मुब्तलाए हसद हो जाए। क्या बात। तो ये जो मुअव्वज़तैन अता की गई, इनके अंदर ये जो सूरह फलक में हासिद की बात की गई है, तो ये हमें हमा वक्त अल्लाह ताला ने जो कुछ अता किया है, हमें हमा वक्त उसका शुक्र भी अदा करना चाहिए, और साथ ही साथ उसे ये कहना चाहिए कि मालिक मुझे अपनी पनाह में रख। चूँकि हासिदीन का हसद बसा औकात नज़रों से आप फरमा रही थी, गुफ्तगुओं से बढ़कर अमली शक्ल इख्तियार कर लेता है। रात को सोते में हमसायों की फसल जला दी, घर में कुछ ऐसा फेंक दिया, फिर ये जो जादू वगैरह का मामलात हैं, इसकी बेस या इसकी फाउंडेशन तो हसद ही होती जी हाँ। फिर ये कि देखिए जो हासिद है ना, असल में वो जी मराहिल में, मैं फिर भी इस पर बात करूंगा कि हसद के जो मुख्तलिफ मराहिल है, मैं उसकी तरफ उस बढ़ना पर चाहती जो हूँ। बात में करता लेकिन क्योंकि मौलाना साहब आप यंगर जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम एक यूथ का भी पर्सपेक्टिव चाह रहे थे। अब मौलाना साहब देखें, यंग लोग जो होते हैं आपस में बहुत हसद करते हैं जी। और लिटरली एक दूसरे को जड़ों से काटने की कोशिश करते हैं, जी। और ये हम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। ऐसा ही है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसद की जब हम तारीफ़ करते हैं तो उलमा ने ये लिखा है कि हसद की 2 किस्में हैं। एक किस्म तो हसद की ये है कि इंसान किसी की कामयाबी देखे, किसी का कोई अल्लाह ताला ने उसे कोई चीज़ नेमत अता की है, तो उसके बारे में वो ये तमन्ना करे कि ये नेमत इससे छिन जाए, ये कामयाबी इससे छिन जाए। और दूसरी किस्म ये बयान की है कि वो नेमत उससे छिन के मुझे मिल जाए। ये 2 चीज़ें उलमा ने उसकी तारीफ़ में लिखी हैं। जहाँ तक बात है कि आजकल के दौर के अंदर जो नौजवान नस्ल है उसके अंदर हसद किस हद तक पाया जाता है, ये बात दुरुस्त है कि अल्लाह ताला ने इंसान को जहाँ पर आला अच्छे अखलाक से जो है वो मुज़य्यन फरमाया है, वहाँ पर कुछ बुरे अखलाक भी इंसान के अंदर रखे हैं जो उसके बशर होने की दलील है। और फिर इंसान को ये शऊर दिया है कि वो किस तरह से जो बुरे अखलाक हैं उनसे बच सके और उनसे अपने आप को महफूज रखे। ये रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हम देखते हैं कि आजकल जो हसद है वो बढ़ता चला जा रहा है। नौजवान नस्ल के अंदर अगर कोई बच्चा जो है वो कामयाबी हासिल कर लेता है, उसके ग्रेड्स अच्छे आ जाते हैं, वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर
दाखिला मिल जाता है, वहाँ से वो डिग्री कंप्लीट करता है, तो अब बजाय इसके कि जो साथ वाले लोग हैं वो उसकी तारीफ़ करें, वो उसकी तौसीफ करें, हौसला अफजाई करें। सोशल मीडिया पे एक मुहिम चला देते हैं, हाँ ये अप्रिसिएशन नहीं, वो बजाय इसके कि उसकी हौसला अफजाई करें, उसकी तारीफ़ करें, वो उसकी जड़ें काटने बैठ जाएंगे, उसके बारे में कोई इस तरह की बात कर देंगे जिससे उसका जो हौसला है वो पस्त होता चला जाएगा। हालांकि जो हसद करने वाला हासिद होता है उसकी एक अपनी सोच होती है, वो सोच रहा होता है कि ये नेमत इससे छिन जाए, और उसके सोचे जाने से कुछ भी नहीं होता। उसके सोचे जाने से अल्लाह ताला उसकी जो नेमत अता कर रखी होती है किसी को, वो अल्लाह ताला उसकी नेमत वापस नहीं लेते। तो जो हसद करने वाला होता है वो अपने ऊपर एक बोझ रखता है, उसकी ज़िंदगी का जो सुकून होता है वो उसको नहीं मिल पाता। तो इस बारे में देखने की ज़रूरत है कि ये जो नौजवान नस्ल के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर हसद की वजह से लोगों की इज़्ज़तें पामाल की जाती हैं। आप सोचें कि ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, ऐसी इल्ज़ाम तराशी की जाती है जिससे बच्चियों की इज़्ज़तें उछाली जाती हैं, जी जी, लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, और लोगों में नफ़रतें इस लेवल की पैदा हो जाती हैं कि फिर आपको भी पता है कि मामलात अल्लाह माफ़ी दे सुसाइड की तरफ भी चले जाते हैं। तो देखिए, हम सुसाइड करने वाले को बुरा कहते हैं, उससे तो बुरा अमल किया सो किया, ये अंडरस्टूड बात है, इस पे तो कोई सवाल ही नहीं जी। लेकिन किन लोगों ने उसको उस डायरेक्शन में धकेला, वजूहात सोचने उसकी की बात है। बिल्कुल ऐसी वजूहात उसकी जो है असबाब, वो भी बराबर के शरीक हैं उसके जुर्म में। आप जिन्होंने हसद के लेवल्स भी बताएंगे जी हाँ, अभी हमारे नौजवान फाजिल दोस्त हैं, इन्होंने जैसे बात की कि जो मुख्तलिफ मदारिज है ना जी हसद के, पहले तो ये है कि आप कोई किसी के पास किसी ने नेमत देखी है तो तकलीफ़ महसूस की है, उसका इजहार अभी नहीं किया कि इसके पास ये क्यों है। भाई ये तकसीम खुदा की है और उस पर राज़ी रहो। जो असल तरीका ये है, आपको किसी के पास कोई खूबी नज़र आई है, आप उसे दुआ दें, माशाल्लाह कहें कि अल्लाह सुभान ताला अल्लाह कहें, हाँ कि अल्लाह का कितना करम हुआ। बस ये है पॉजिटिव अप्रोच। और जो इंसान ये अमल करता है, जो माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज को इस्तेमाल करता है, आपको भी पता है भैया उसके अंदर हसद पैदा ही नहीं होता, पैदा नहीं होता, वो जड़ से ही, जैसे होता है ना कि कोई बीमारी जड़ से ही आप निकाल दें। ये कहने की आदत हमारे यहाँ कम हो गई है, काम का ये कहता ही कोई नहीं है, लोग कहते हो ग्रेट, दैट्स ऑसम। हाँ, तो ये दुरुस्त नहीं है। तो पहला मरहला ये है कि ये नेमत इसके पास है, फिर अगला मरहला शुरू हो जाता है। चूंकि इस बीमारी को जड़ से काटे ना, जो आप अभी बात कर रहे थे काटने वाली, तो फिर ये ग्रो बड़ी तेज से करता है। तो भाई दूसरा मरहला आ गया कि इसके पास जो नेमत है वो इसके पास ना रहे, इससे छिन जाए और मुझे मिल जाए। फिर एक और, जब इंसान का अखलाक पस्त होता है ना जी, तो फिर एक और कैफियत में वो मुब्तला हो जाता है, हासिद। कहा गया ना कि जो शर है इसका, वो शर क्या है कि मुझे मिले या ना मिले, ये नेमत इसके पास नहीं रहनी चाहिए। ये सोच के मुख्तलिफ दर्जात हैं। फिर अमल की बारी आ जाती है। वही कहने लगी, तो सोच की हद तक तो बात बंदा फिर भी कहता है कि चलो इंसान अगर 5 वक्त नमाज पढ़ता है और दुरूद पाक पढ़ता है, आयतुल कुर्सी पढ़ता है, तो वो तो सेफ है, अल्लाह का करम है। और फिर आपने जैसे कि बताया कि आयतें भी, मतलब सूरतें भी प्रॉपर नाजिल हुई। लेकिन जब लोग फिजिकल अमल करना शुरू हो जाते हैं तो डॉक्टर साहब तब खौफ आता है। हाँ, फिर वो लोग शुरू हो जाते हैं जो हासिदीन हैं, इस तरह की प्लानिंग करते हैं, इस तरह की कोशिश करते हैं कि इसकी जो नेमत है या इसके पास जो सलाहियत है वो दागदार हो जाए। इसको जो है वो उसको डिग्रेड करने के लिए, ओके नहीं जी नहीं ऐसी बात नहीं है, तो उसको निगेट करते हैं, हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ने वालों की टांग खींचते हैं, जिसके नतीजे में माशरे के अंदर खलिफशार पैदा होता है। देखिए ना, जब किसी को बुरा भला कहा जा रहा है तो क्या वो उन लोगों से मोहब्बत करेगा? बतकादा बशरियत होता है कि मैं भी फिर कुछ करूं, तो वो नेगेटिव उस पर एस्पेक्ट पर उसको लाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि बस हासिदीन से अल्लाह की पनाह, अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे। जी मौलाना साहब, आप कुछ कहना जी, मैं ये कह रहा था, अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि ये जो अमली तौर पे डॉक्टर साहब ने बात की है,
तो इसकी मिसाल कुरान हकीम से हमें मिलती है कि जब हज़रत यूसुफ़ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उनको और उनके भाई को, उनके बाकी जो भाई थे 11, उन्होंने ये मंसूबा कुएं में डाल बनाया दिया कि उक़्तुलू यूसुफ़ अव इतरहूहु अर्ज़न यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम व तकूनु मिन बादिही क़ौमन सालिहीन, कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को या तो कत्ल कर दें या इनको किसी कुएं में डाल दें। और ये सिर्फ हसद की वजह से था। फिर कुरान हकीम के अल्फाज हैं कि इससे क्या होगा कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तवज्जो और उनकी मोहब्बत सारी की सारी हमें मिल जाएगी, व तकूनु मिन बादिही क़ौमन सालिहीन, और उसके बाद हम तौबा करके नेक हो जाएंगे। और उन्होंने अपने मंसूबे के ऊपर अमल किया, हासिल उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बादशाहत दी, पैगम्बरी से नवाजा, और फिर वो जब कहत का वक्त आया तो वो फिर गल्ला अनाज लेने के लिए भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास गए। मौलाना साहब, मैं आपके पास वापस आऊँगी क्योंकि आपने एक बहुत ही खूबसूरत एंगल पकड़ा है। हम उसकी तरफ भी अभी आएंगे ब्रेक के बाद, क्योंकि हमने कलाम सुनना है। लेकिन व्यूअर्स, अगर हम किसी की भी, माँ बाप हो गए, दुनिया हो गई, किसी की मोहब्बतें हसद करके दूसरों से चीज़ें छीन के नोच के पा लेते तो पूरी दुनिया जो है उससे लोग प्यार ना करते। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे लोग बात करना भी नहीं पसंद करते, जबकि कहने को उनके सारे अमल बहुत अच्छे हैं। नीयत बहुत मैटर करती है। एक्शंस आर ऑलवेज जज बाय इंटेंशंस, एंड सबसे बड़े जज हमारे प्यारे रब है। और खुद जजमेंट्स ना पास करें तो क्या ही बात होगी। बढ़ते हैं अपने प्यारे बच्चे की तरफ। जी बेटा। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। और कहाँ वो मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, दुखियों का सहारा तेरी गली, सुख चैन हमारा तेरी गली। बल्कि मैं तो यूं कहूँगा कि मौला का नजारा तेरी गली पर। कहाँ वो इज़्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़री का शरफ बार बार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। और मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज, कि जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर में
मेरी तो सारी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बहुत ही खूबसूरत कलाम मुजम्मिल बेटा ने पेश किया और ब्रेक के बाद जब वापस आए तो मेरे प्यारे भाई मेरी ऑलमोस्ट हर रमज़ान ट्रांसमिशन के साथी हाफिज़ वसीम नक्शबंदी हमारे साथ है और ऑब्वियसली आज के प्रोग्राम का अख्ताम भी हम आपसे ही कलाम सुन के करेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज हसद की और आपको पता है कि हसद का शिकार सिर्फ मीडिया या इस किस्म के लोग नहीं होते। हसद का शिकार तो व्यूअर्स आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि हर इंसान हो जाता है। भाई हसद का शिकार तो छोटे बच्चे भी हो जाते हैं कि किसी का बच्चा बहुत प्यारा है तो उस बच्चे से माँ बाप दूसरे किसी और बच्चे के हसद करना शुरू कर जाएंगे, तो ये बड़ी एक नेगेटिव अमल है। लेकिन बच्चों की जब बात करते हैं तो व्यूअर्स की गाइडेंस के लिए हसद और रश्क करने में फ़र्क क्या है? क्या ये दोनों एक ही चीज़ है? कैसे हो सकता है जी? नहीं, मैं पूछ रही एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। दो चीज़ों पर रश्क, हसद पर तो हम बात कर रहे हैं, दो चीज़ों पर रश्क करने के हवाले से हमें रहनुमाई मिलती है। एक तो अल्लाह ताला ने किसी को इल्म अता फरमाया है और वो उसको फैलाता है, वहाँ पर ये ज़रूरी है, इल्म से मोहब्बत करने वालों के लिए ज़रूरी है कि वो कहें कि या अल्लाह इस भाई को, इस बहन को इल्म दिया है, मुझे भी अता फरमा, मैं भी इंसानों की खिदमत, चूँकि असल खिदमत जो है वो तरसील इल्म है, तहवील इल्म है और इल्म को लोगों तक पहुँचाना, जानते हुए दूसरों को ये कोशिश करना कि ये भी जान जाएं। अब जानते हैं अल्लाह ताला की सिफाती नाम में से एक अल अलीम भी है, तो जानने वाला है, वो सब कुछ जानता है। तो हम छोटे इंसान जितना जान पाएँ, हम अपने असातिज़ा को सलाम करते हैं। उस्ताद के हवाले से आप देखिए रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बाप तो लाया तुम्हें अर्श से फर्श पर, वल्दियत के खाने में नाम लिखा गया। एक बाप जिसने बेटी दी, सुसर उस दर्जे पर, और एक बाप जिसने इल्म अता फरमाया। आप नहीं जानते थे, उन्होंने आपको बता दिया कि ये बात यूँ है। क्या बात है? तो यहाँ रश्क ये इंसान की आली ज़र्फ़ी की अलामत है कि वो एक अच्छी चीज़ चाह रहा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि मुझे भी अता हो जाए। एक तो यहाँ जायज़। दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई फरमाई कि किसी शख्स को अल्लाह ने माल अता फरमाया है और वो उसे दिन रात अल्लाह के लिए खर्च करता है, अब बंदों पर, अल्लाह की बंदों पर, मखलूक खुदा पर खर्च करता है, वहाँ भी रश्क जायज़ है कि या अल्लाह मुझे भी अता फरमा ताकि मैं भी इंसानियत की खिदमत करूं, अपने पेट भरने के लिए नहीं, तकसीम करने के लिए, खर्च करने के लिए। ये दो पहलू ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो इजाज़त है कि आप दुआ करें, लेकिन यहाँ हसद नहीं है कि ये, लेकिन देखिए ना, दुआ करें कि या रब जो उसके पास है तो मुझे भी अता भी ज्यादा नवाज, मुझे भी अता फरमा और मुझे भी हाँ। नवाज दे। बिकॉज व्यूअर्स देखिए, ये एक बड़ी फाइन लाइन होती है, किसी की चीज को देख के एडमायर करना और अल्लाह मियां से रिक्वेस्ट करना। हाँ। ये एक ऐसा ही अमल है जिस तरह बच्चे अपने माँ बाप से कोई चीज डिमांड और करते हैं, ये- लेकिन जी। जब बच्चा जाके छीन लेता हाँ, फिर है गलत या हो- किसी और बच्चे के साथ बदतमीजी करता है, ज्यादती करता है, क्योंकि उसको जेलसी है उससे। हाँ। बिकॉज जेलसी नहीं, ये है एनवी, अंग्रेजी का जो वर्ड एनवी है वो हसद के साथ कनेक्ट। अब यहाँ पर दुरुस्त रवैया ये हुआ कि नेमत देखकर, इल्म है या माल है, इसको देखकर जब वो दुआ करता है तो दरअसल उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो जानता है कि अता करने वाला है कौन। बेशक। तो उससे रुजू जो है, अल्लाह ताला इस रुजू को पसंद करता है कि मामलात में अल्लाह की तरफ देखना, उससे दुआ करना, उससे मांगना और खैर मांगना। हम देहाती कल्चर के लोग हैं, हम जानते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग वो कहा करते थे, या अल्लाह सब दा भला ते सब दी खैर। तो ये आप देखिए कि वहाँ पर तफरीक नहीं थी, लाइन नहीं थी,
सब दा भला। बट आप यही देखिए ना कि डॉक्टर साहब, अब एक बात कहूँगी, जी अभी जैसे कि आप देखें कि हमारे साथ एक बहुत सीनियर आलिम दीन हमारे साथ बैठे हैं, देन हमारे साथ एक यंग मैन है जी, जो नौजवान, इसी डायरेक्शन में माशाअल्लाह। आ रहे हैं एज ए रिसर्चर ही एंड आल्सो एज जी, जी, स्कॉलर, जी, जी, अपने आप को माशाअल्लाह, इस्टेब्लिश माशाअल्लाह। कर रहे हैं। अब अगर मौलाना साहब हसद करते हैं और कहते हैं कि जी मैं नहीं प्लेटफॉर्म शेयर करता हूँ डॉक्टर साहब के साथ, मैं क्यों करूँ, या आप ऐसी बात करते जी हाँ, हैं, बुरी तो वो फिर आप नेगेटिविटी और हसद की कैटेगरी में आ रहे हैं। जी हाँ, देखिए, हर इंसान को अपनी सलाहियत के ऊपर इतना यकीन, इतना फेथ, इतना एतबार होना चाहिए, एंड मोर देन एनीथिंग। जी जी, ये फैसले हमारे रब के होते हैं, बेशक इंसान तो वसीले बनते हैं चीज़ें करने के। ऐसे ही। और जैसे कि आपने बड़ी प्यारी बात ब्रेक में कही, जी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं रिपीट करना चाहूँगी कि देखिए, जब तक हमारी जनरेशन, हम जी, ओल्डर जी। जनरेशन के अंदर आ जाते हैं, हम अपने यंग बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, मौका नहीं देंगे, ये आगे कैसे बढ़ेंगे? नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। डॉक्टर साहब, आपको भी किसी हाँ। ने मौका दिया भैया, आपको जी, भी ऐसे किसी ही। ने मौका दिया। अब आप एक सीनियर नाथ ख्वां की कैटेगरी में आते हैं, सीनियर उम्र के लिहाज से नहीं, लेकिन जितना अरसा आपने इस काम को दिया है, आप डिजर्व करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप उस्तादों के उस्ताद हैं। सो द पॉइंट इज, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और इसके लिए दिल बड़ा करना पड़ता है। जी, बेशक। मौलाना साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से? बुनियादी तौर पे एक तो ये देखना चाहिए कि जो हसद करने वाला है उसमें अगर एक चीज़ देखी जाए तो वो बहुत ज़्यादा मिलती है कि वो खुद मेहनत नहीं करना चाह रहा होता। अगर वो भी मेहनत करे तो वो नेमतें जो बाकी लोगों को हासिल है, अल्लाह ताला उसे भी अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला देने वाली ज़ात है, अगर बाकी लोगों की झोली भरी जा सकती है तो उसकी भी भरी जा सकती है। तो हसद जो है उसको आमतौर पे 3 तरह से या 2-3 चीज़ें उसमें देखनी चाहिए कि कोई इंसान ये देखना चाहता है कि वो हासिद है या नहीं। तो सबसे पहले वो ये देखे कि क्या उसकी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा बंदा है कि अगर उसकी तारीफ़ की जाए किसी मौके पे, उसकी सताइश की जाए तो उस इंसान को बुरा लगे कि इसकी सताइश क्यों की जा रही है, इसकी बात क्यों की जा रही है, किसी और की बात की जाए। या किसी की तरक्की हो जाती है, कोई आगे बढ़ जाता है, तो वो बंदा खुद सोचे कि क्या इसकी तरक्की करने से मुझे परेशानी हो रही है, मेरे ऊपर उसका तरक्की करना जो है वो बोझ बन रहा है, मेरे ऊपर गिरां गुजर रहा है। तीसरी चीज़ वो ये देखे कि क्या कोई ऐसा बंदा है कि जिसके ऊपर अगर बदहाली आ जाती है, मुश्किल वक्त आ जाता है तो मुझे खुशी होती है, और जब उसके ऊपर कोई अच्छा वक्त आ जाता है तो मुझे तकलीफ़ होती है। अगर ये सिचुएशन पाई जा रही है तो इसका मतलब ये है कि वो शख्स हसद के अंदर मुब्तला है। और फिर इसका इलाज, उसमें एक चीज़ तो ये है, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि सबसे पहले तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे दिल को हसद से पाक करे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल हमें मिलता है वो ये सही बुखारी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को सोने के लिए तशरीफ़ ले जाते तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मामूल था कि आप आयतुल कुर्सी और मुअव्विज़तैन जो है उनको पढ़ के आप अपने हाथों पे फूंक मार के अपने जिस्म पे मल लेते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसद से जो है वो पनाह मांगा करते थे। इसी तरह से एक हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हसद और ईमान ये एक दिल के अंदर जमा नहीं हो सकते। अगर हसद होगा तो ईमान नहीं होगा, और अगर ईमान होगा तो फिर जो है वो हसद नहीं ये होगा। दोनों चीज़ें कोई और इसी तरह से जिस तरह से हसद नेकियों को कहा जाता है कि इंसान को नेक अमल की तौफीक नहीं रहती, तो उसके बारे में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हसद से बचो, फ़इन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतबा, कि हसद नेकियों को ऐसे कहा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। तो हसद से बचना ये बहुत ज़रूरी है। उसके लिए इंसान को चाहिए कि वो दुआ करे और दूसरों की खुशी के अंदर खुश रहे। हमारी आज की गुफ्तगू को कंक्लूड करते हुए डॉक्टर साहब, आप क्या एडवाइस, क्या मशवरा देंगे? वैसे आपने बात की कि कोई ऐसा इंसान जिससे कोई हसद करता होगा, आपने देख नोट किया होगा उन्होंने साहब कि मेरा एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हुआ था। हासिद जो है ना, वो एक बंदे से हसद नहीं करता, उसको हर बंदे से ही मसला होता है। आदत। सॉरी, मैंने तो यही देखा है। जी जी। और उनको लगता है कि वो दुनिया के सबसे बड़े मजलूम है, कि सारी ज्यादतियां मेरे साथ हो रही हैं। एक लम्हे के लिए सोचे कि इतना थैंकलेस कैसे इंसान हो सकता है। हम उन चीजों को नहीं देखते जो हैं, हम हमेशा वो चीजें देखते जो नहीं जो है। नहीं है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो फिर मैं डॉक्टर साहब से हसद करूं कि इनके पास मेरे से ज्यादा नॉलेज क्यों है, ये क्यों आलिम दीन है, मैं क्यों नहीं। मैं आपसे जेलस हूं कि आपकी उम्र मेरे से कम क्यों है, वाई एम आई नॉट यंगर। मैं आपसे हसद करूं कि आपकी आवाज इतनी खूबसूरत क्यों है, अल्लाह ताला ने आपके ऊपर ये करम क्यों किया, मेरे पे क्यों नहीं किया। भाई जो है जितना है अल्लाह का बड़ा करम है जी। जी। ये इत्मीनान नसीब हो जाए ना जी, तो इंसान हसद से बच जाता है। और कुरान मजीद कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों का इत्मीनान याद इलाही में है। सुभान अल्लाह।
जो अल्लाह को याद करते हैं और जो उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं उन पर अल्लाह की रहमत होती है। और फिर ये रहनुमाई मौजूद है, लाइन शकर तुम, जो हसद करने वाले हैं उन्हें ये आयत ज़रूर याद रखनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुजारी का रवैया इख्तियार करोगे हम तुम्हें और अता कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान उसके खजानों में किसी चीज़ की कमी नहीं है, नहीं। सिर्फ ये है कि अपना दिल शुक्र के जज्बात से भरा जाए कि या अल्लाह तूने उसे दिया है उसकी भी खैर फरमा, और जो मुझे दिया है सुभान अल्लाह, सुभान। मैं तो इस काबिल नहीं था, तो जो मुझे अता फरमाया है इसकी भी खैर फरमा और इसमें इजाफा फरमा दे। अच्छा, इजाफे के हवाले से फिर वही बात मैंने अभी इल्म की बात की थी कि कुरान मजीद ने रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा वकुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। जैसे जैसे इल्म बढ़ता है जहालत ख़त्म होती है और जहालत हसद है, तो इल्म के इजाफे से इंसान के अंदर से ये जहालतें दम तोड़ जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हसद से दूसरों के और हमारे हसद से दूसरों को महफूज रखे। आमीन। इसी नोट पे आज के शो को कंक्लूड करेंगे। जैसे कि आपने कहा, जब हम अपने रब को याद करते हैं, जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते हैं, तो वैसे ही हमारे अंदर से नेगेटिविटी निकल जाती है। जी बेशक। लेकिन व्यूअर्स, आपने डॉक्टर साहब की बात नोट की, उन्होंने कहा जैसे इल्म बढ़ता है तो ये मामलात कम हो जाते हैं। इल्म हासिल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि तिलावत कुरान पाक तो आप करें, ज़रूर करें, लेकिन उसके साथ साथ तर्जुमा भी पढ़ें, हाँ। अंडरस्टैंड करें। और अगर पढ़े लिखे नहीं है तो किसी को कहें कि आपको पढ़ के सुनाएं। ना जो पढ़ रहे हैं उसको समझे तो, ताकि वो दिल में उतरे, आपकी रूह का हिस्सा बने। हसद क्या, सारी बुराइयां ख़त्म हो बेशक जाएंगी। बेशक। और अगेन व्यूअर्स, ये सारी चीज़ें सीखी किससे? अपने ऐसे ब्रिलियंट असातिज़ा से जी थैंक जो बाप का दर्जा रखते हैं और जो मेरे बहुत प्यारे भाई हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। डॉक्टर साहब, राना साहब, एब्सोल्यूट प्लेजर होस्टिंग द प्रोग्राम विद अ ब्रिलियंट यंग मैन। एंड अपने प्यारे भाई के साथ आज हम शो क्लोज करेंगे। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। अता कर तू शाने रहीमी का सदका, अता कर तू शाने करीमी का सदका, न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार हैं उनको सेहत अता कर, मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ।
नादार हैं, कुछ नहीं जिनके पल्ले, उन्हें भी दिखा दे हरम के तू जलवे, हुजूरी हो सबकी दुआ मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ